नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेटल योर लोन। दोस्तों, आज की वीडियो जो है मैं बिना एडिट के बना रहा हूं, क्योंकि एडिट में काफ़ी समय चला जाता है और वीडियो काफ़ी लेट आती है। 15-15 दिन में एक वीडियो आती है और मैं अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाता हूं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो मैं शुरू करता हूं कि ये चैनल जो मैंने बनाया है इससे किन किन लोगों को बेनिफिट है। देखो, इस चैनल का बनाने के पीछे सबसे मेन कारण ये है कि मैं कोई डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, और डिफ़ॉल्टर अगर हो भी जाऊँ या डिफ़ॉल्टर कोई हो है तो ये कोई गाली नहीं है, ठीक है ना। ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसको टेक्निकल वर्ड की तरह ही लीजिए आप। तो डोंट टेक इट पर्सनल। अभी बहुत समय पहले की बात है, करीब ज़्यादा टाइम भी तो नहीं हुआ, 3-4 महीने पहले की बात है। सहारनपुर में एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके ऊपर काफ़ी लोन था, काफ़ी प्रेशर था लोन का, और उन्होंने हरिद्वार में जाकर सुसाइड कर लिया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, सारे रास्ते जाहिर की तौर पे कि बंद हो चुके थे। उनका दिमाग स्टक हो गया एक जगह जाके कि भाई अगर मैं ये पैसे नहीं दे पाऊँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा अपमान होगा, समाज में मेरी बेइज्जती होगी। बहरहाल इस बात को सोच के उस व्यक्ति ने अपने दिमाग में इस बात को दूसरे तरीके से लिया और जो है इतना घिनौना अपराध कर दिया, क्योंकि सुसाइड करना भी एक अपराध है। तो अब जो है, जब मैंने ये घटना न्यूज़पेपर में पढ़ी तो मेरा मन बड़ा ही व्यथित हुआ और मैंने कहा कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऑल दो जो घटना घट गई, आगे से किसी भाई को ऐसी परेशानी ना हो, और जितनी भी मेरी ताकत है, जितनी भी मेरी समझ है, मैं उससे अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ। 2, 4, 10 लोग जो भी देख लें, अगर एक भी व्यक्ति मेरी वीडियो देखकर जो है अपने इस फैसले पे पुनर्विचार करे, या मैं उसको अपनी बातों से यकीन दिला दूं और शायद वो ये आत्मघाती फैसला ना ले सुसाइड करने का या और भी कोई गलत डिसीजन, तो जो है मेरी जीवन सफल है। क्योंकि मेरा बैंकिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी तो फ़िलहाल मैं बिज़नेस में हूँ पिछले 15 सालों से, लेकिन मेरी ज़िंदगी की शुरुआत के 10 से 12 साल या ये कह लीजिए 15 साल जो है मैंने बैंकिंग में लगाए। मेरी एक्सपर्टीज रही कलेक्शन और रिकवरी। तो मैं जो है अगली वीडियो में जब मैं एडिट करके वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको दूंगा कि किस तरीके से मैं किस किस कंपनी में किस किस पोस्ट पे रहा, किस किस बैंक या NBFC में रहा। तो बहरहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपने लोन लिया तो ये रिसर्च कहता है कि 10 में से तकरीबन 8 लोग ऐसे होते हैं जो लोन के दलदल में, मल्टीपल लोन के दलदल में फंसे हुए हैं। यानी उन्होंने पहला लोन लिया कारोबार करने के लिए, और उसके बाद जितने भी उन्होंने लोन लिए वो एक लोन की EMI भरने के लिए लिया। यानी दूसरा लोन लिया तो पहले लोन की EMI भरने के लिए, और तीसरा लोन लिया तो उन दोनों लोन की EMI भरने के लिए। तो एक समय ऐसा आता है जब आपके पास मान लीजिए 5 या 4 लोन हो गए, तो जो 5वां लोन आपका लास्ट लोन होगा उस पर इतना पैसा, जिस मान लीजिए 10 लाख रुपये आपको डिसबर्स हुआ, 10 लाख रुपये आपको लोन मिला, तो वो 10 के 10 लाख रुपये भी ऐसा भी होगा कि वो सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में आया और उसकी सारी EMI लग गई। मतलब वो आपने पैसा लिया क्योंकि आप बैंक के कॉल वगैरह से बचना चाहते हैं, सिबिल का आपको डर दिखाया जाता है, तो आप क्या करते हैं, वो जो है लोन का पैसे से सारी EMI भर देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड होंगे, क्रेडिट कार्ड वाले आपकी जो है लिमिट घटाना शुरू कर देंगे, फिर ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आता है जब हमारे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आपका फाइनेंस जो है ना, RBI हर मिनट चेक कर रहा है बाय द यूजिंग ऑफ पैन कार्ड। NBFC हर मिनट में आपको सिबिल में आपको चेक कर रहा है कि आपकी, मतलब सिबिल पहले हमारे टाइम में ये होता था कि इस महीने अगर चेक बाउंस हो रहा है तो 1-1.5 महीने बाद जाकर सिबिल अपडेट होता था। बट अभी क्या है, सिबिल जो है प्रतिदिन अपडेट होता है। आज आपका चेक बाउंस हुआ, शाम तक आपका सिबिल अपडेट हो गया। तो बैंक क्या करेगा, आपको हर तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। मान लीजिए आपने कोटक का चेक बाउंस कराया और SBI का आपके पास कार्ड है, SBI वाला क्या करेगा, 2-4 दिन के अंदर आपकी लिमिट कम कर देगा, तो आप चारों तरफ से मारे जाओगे। बहरहाल, तो इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, इन घटनाओं से आपको सबक लेना है दोस्तों। आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो प्रैक्टिकल ना हो। देखिए, अभी जो है RBI ने लोन माफ़ी कराई EMI की। जब कोरोना का बहुत बड़ा वेव आया तो RBI ने उसको कहा कि भाई ठीक है, आप 2-3 महीने किस्त मत दीजिए और अपना घर का खर्चा चलाइए, क्योंकि आपकी स्थिति, पूरे देश की स्थिति अभी लॉकडाउन वाली है, तो इनकम तो होगी नहीं, तो EMI कहाँ से जाएगी। तो आप लोगों को हम लोग छूट देते हैं, उसको इंग्लिश में जो भी वर्ड बोलते हैं, मैं अभी इस दिमाग से मेरा स्लिप हो गया, तो जो से आप इस तरीके से
आपको छूट मिल गई। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये छूट देने के लिए क्या संसद में कोई कानून पास हुआ था क्या? एक्चुअल में कोई कानून पास नहीं हुआ। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके ऊपर अधिक लोन है और वो ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो वो भाई क्या कर सकता है, आरबीआई से रिक्वेस्ट करके, बैंक से रिक्वेस्ट करके अपनी ईएमआई को होल्ड कर सकता है, अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता है। वो समय जो है 6 महीने भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 2 साल। 2 साल तक आप अपनी आर्थिक स्थिति को अगर सुधार लेते हैं तो आप बैंक का पैसा लौटाइए। 2 साल तक के लिए आपको छूट है सरकारी तौर पे। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आपको इस बात की छूट मिलती है बैंकों से कि आप 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक अपना लोन ना चुकाएं, अपनी ईएमआई ना दें, बल्कि जो लोन का इंटरेस्ट है खाली वो पे करें। अब इसमें भी कई लोग ज्ञान अपना घुसाने लगते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारा प्रिंसिपल तो खड़ा ही रहेगा। अब भाई बात को इस तरीके से समझो, अगर आपका 10 लाख का ईएमआई है, बात को समझिए, 10 लाख की ईएमआई है। अब 10 लाख की ईएमआई का अगर इंटरेस्ट मान लीजिए 50,000 या 1 लाख रुपये होता है तो भाई वो अच्छा है ना। 1 लाख की ईएमआई है, अगर उसका 10,000 रुपये इंटरेस्ट होता है तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट दे के भैया आज रोटी तो खा लो, बच्चे की स्कूल की फ़ीस तो दे लो, कुछ छोटे मोटे अपने जो सामाजिक कमिटमेंट्स उनको पूरा करो। आज बचोगे तब तो कल का सूरज देखोगे। अब इतनी लंबी सोच करने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोगों को ये बता दिया जाता है कि भाई आपका सिविल ख़राब हो जाएगा। अरे भाई सिविल जान से बढ़ के नहीं है। मैं मानता हूँ सिविल ख़राब हो जाएगा, सिविल देख के ही लोन दिया जाता है। सिविल कोई गवर्नमेंट की ऑथोराइज अथॉरिटी नहीं है, लेकिन चलो उसी को बैंक कंसीडर करता है कि भाई इसका क्रेडिट स्कोर इतना है तो हम लोन नहीं देंगे, है ना। तो भाई लोन मत दे भाई तू, मैं ज़िंदा रहूँगा तब तो लोन लूँगा। लोन लेके ही तो मेरा ये हाल हुआ, लोन लेके ही तो मेरा ये हाल हुआ। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो फिर देख लेंगे, लोन नहीं मिलेगा तब भी ज़िंदा तो रहूँगा। तो सिविल के पीछे अपने आप में कोशिश करो, अगर आप दे सकते हो वेल एंड गुड, आप दो पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दे नहीं सकते पैसा तो भाई आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिविल फिर ठीक हो जाएगा। कोई ना नहीं है, आपकी वाइफ के नाम से लोन मिल जाएगा, आपके बच्चों के नाम से लोन मिल जाएगा। लोन लेना ही क्यों है? लोन लेके तो इतना बुरा हाल हुआ भाई। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप लोन के जाल में फंसते कैसे हैं, ठीक है ना। बिज़नेस के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं होती हैं। पहली बात तो आप ये समझो, मैं आज ये आपको उपाय बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि आपने लोन लिया, मान लीजिए कोई कारोबार करने के लिए, कारोबार आपका नहीं चला, आपने समझ लिया कि भाई अब मेरा कारोबार तो चल नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ। तो ये सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा कारोबार से अब इतना पैसा नहीं निकल रहा कि मैं ईएमआई भर सकूँ। उसी समय आपको दूसरा लोन नहीं लेना। उस समय आप बैंक को लिख के दो कि भाई देखो मेरी स्थिति ठीक नहीं है और मैं अगले महीने से ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ, माइट बी पॉसिबल। बैंक का जवाब आते आते 30 दिन लग जाता है। बैंक 99% आपको करेगा ना कि नहीं भैया हम ईएमआई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको आरबीआई को चिट्ठी लिखनी है। आरबीआई का डंडा होने के बाद भी बैंक आपकी एक नहीं सुनेगा। लेकिन यहीं से आपकी दिमाग का टेस्ट है। फ़र्ज़ कीजिए आपकी रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, आपने ईएमआई नहीं दिया, ये क्या कर लेंगे? आपका कुछ नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं है, कानून आपके हाथ में है। जो कानून विजय माल्या के पास था, जो कानून नीरव मोदी के पास था, वही कानून आपको भी हक देता है कि आप ईएमआई का स्ट्रेस ना लेते हुए अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चालू करिए, रखिए उसको सुचारू रूप से, ठीक है। आप ईएमआई नहीं दे रहे, आपने बैंक को लिख के दे दिया, आरबीआई को लिख के दे दिया, उसके बाद बैंक अपना रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आपको कॉल आएगी, आपको कॉल अटेंड करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 200 कॉल आएगी तो आप 200 अटेंड करोगे। एक आधा कॉल लो, अटेंड करो, बात करो, भाई मेरी ये पोजीशन है, मैं नहीं दे सकता। वहाँ से वो गाली देंगे, आपने उससे बड़ी गाली देनी है, आपको उससे बड़ी गाली देनी है। समझ में आया ना बात? छोटी गाली नहीं देनी है, उससे बड़ी गाली देनी है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे हम रिकवरी एजेंट लेकर आएंगे, ठीक है, आजा भाई तेरा स्वागत है। रिकवरी एजेंट आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही आ सकता, 7 बजे तक ही आ सकता है आपके पास होम विजिट करने के लिए। वो भी आपको फ़ोन करके आएगा और आपके बताए हुए एड्रेस पे आएगा, ऐसे नहीं कहीं भी आ जाएगा। अगर वो कहीं भी आ गया आपके यहाँ पर 99% तो आएगा नहीं, अगर जो आप इतने तरीके से बात करोगे। अगर वो आ भी गया तो 112 नंबर जिंदाबाद है। आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आके ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, चाहे वो कोई हो, उसके लिए कानून है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अगर मेरे दरवाजे पे पुलिस आ गई तो मुझे समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपके हेल्प के लिए है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग, ठीक है ना। सब ने लोन लिया हुआ है, वो ये और बात है कि अभी उनका डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन लिया है, कोई चोरी तो नहीं की ना आपने। आया समझ में आपको? ये काम आपको करना है, ठीक है। तीसरा मैटर मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। जब भी रिकवरी वाले आपके पास आएंगे, उनके पास आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक ऑथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, क्योंकि ये दे आर एजेंसी पर्सन, एजेंसी हायर करता है बैंक कि जाके रिकवरी करो। ये गुंडे होते हैं साले, चवन्नी छाप गुंडे होते हैं ये, ठीक है ना। इनको गुंडा कहना भी गलत है, अपमान है गुंडा शब्द का। तो ये आएंगे आपको डराने के लिए। आप कहेंगे आपके घर में बैठ जाएंगे, बोलेंगे हम जाएंगे नहीं यहाँ से, आपके दरवाजे पर बैठ जाएंगे। बस बैठ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बुलाता हूँ पुलिस अभी मैं तेरे को, मेरे को परेशान कर रहा है तू। ये हमने प्रैक्टिकल दिखाया हुआ, मैं चैनल पर डालूंगा आपको, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके पास बैंक ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। बैंक ऑथराइज करेगा ABCD को कि जा वहाँ पर तू मेरे पैसे लेकर आ, ठीक है ना। आप मान लीजिए आपका कोई दुकान है और आप अपनी दुकान पे कोई लड़का रखे हुए हो, अब वो लड़का जो है किसी से पैसे लेने जा रहा है, तो उसको आप कोई चिट्ठी लिख के दोगे ना कि जा उस बंदे से पैसे ले ले, कुछ ऑथराइज करोगे ना। बैंक आपको बताएगा ना कि भाई फला बंदा आ रहा है मेरे को आपकी किस्त की रिकवरी करने के लिए। बैंक आपको मेल करेगा, उसके पास ऑथराइजेशन लेटर होगा, उसके पास प्रॉपर आई कार्ड होगा। वो चेक करिए आप, आई कार्ड प्लस आधार कार्ड से उसके आई कार्ड को मैच कीजिए कि वो श्यामी है कि नहीं है, ठीक है। और फिर तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, DRA का लाइसेंस। आरबीआई कहता है कि डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना ज़रूरी है। इन उठाई गिरोह के पास वो लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए 100 घंटे की ट्रेनिंग ज़रूरी है। आप रिकवरी कैसे करेंगे इसकी भी ट्रेनिंग आरबीआई देता है, एक कोर्स है। अब ये तीनों चीज़ जिसके पास ये चीज़ होगी, वो बंदा आपसे वैसे भी फालतू नहीं बोलेगा। अब आता है बैंकर, मान लीजिए डायरेक्ट बैंकर ही आ गया आपको, ठीक है ना, बैंकर ही आ गया आपके यहाँ, तो फिर बैंकर इस तरीके की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी नौकरी प्यारी है। आराम से बैठिए, अपनी सिचुएशन बताइए। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। कई लोग मुझसे पूछते फिर बैंक पैसे रिकवरी कैसे करेगा भाई? तो बैंक पैसे की रिकवरी तब करता है जो उसको कहते हैं लीगल टर्म। वो आपके घर का ऑक्शन करवा देगा, आपकी गाड़ी रिकवर करवा लेगा, आपके आर्बिट्रेशन के थ्रू आपके घर के चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेगा। वो बात की बात है भाई, उसका भी जुगाड़ है। आपके चेक बाउंस करके आपको 138 के अंदर आप पे चेक बाउंस का मुकदमा दायर करा देगा, 420 का केस कर देगा आपके ऊपर। आपको सेटलमेंट एक्ट के तहत जो आपकी ECS बाउंस हो रही है उसके ऊपर केस कर देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बैंक करता है, लेकिन वो लीगल प्रोसेस होता है, उसमें आपको मेंटली हरासमेंट नहीं है। आप उसने वकील के थ्रू ये कराया, आप वकील के थ्रू उसका जवाब दो। उसने आर्बिट्रेशन का नोटिस दिया, आप आर्बिट्रेशन का जवाब दो। उसने 138 का आपको सम्मन भिजवाया, आप उसका जवाब दो, बेल लो। इनकी ज़्यादातर जो ये दोनों तीनों बता रहा हूँ ना, 420 138, 420 का तो मतलब ही नहीं आता, बहुत कम आता है। जैसे आपने कोई सैलरी स्लिप खर्च कर दी अपने हाथ से लोन लेने के लिए, तब होता है। या कोई गलत इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल वगैरह आपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ छेड़छाड़ अपने हाथ से करके साइन करके दे दिया आपकी नॉलेज के हिसाब से, आपके जानते में कोई कागज़ में आपने फोर्जरी की है, तब 420 होगा। ऐसे 420 नहीं होता। ECS बाउंस का केस बनता है, वो भी 2 साल के लिए मैक्सिमम जेल है, और जेल तक कोई आज तक पहुँचा ही नहीं है भाई। आप ठीक से केस लड़ोगे, कोर्ट भी अपना आपको टाइम देगा, ठीक है ना। और आप व्यापार कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा, तब तो अपनी जगह पे बैठ के काम करके इनके पैसे उतारोगे। तो उसके लिए आपको समय चाहिए, वो समय आपको मिलेगा, ठीक है। अब 2-3 साल गुजर जाने के समय के साथ साथ आपको सेटलमेंट के भी ऑफर मिलेंगे। 2-2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हमने 10-10% पे करवाया हुआ है। इस वीडियो के नीचे मैं जो नंबर दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा, 1 रुपया आपसे नहीं लूँगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादा परेशान करता है, आप दिल्ली NCR में दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें, मैं आऊँगा खुद, मेरे बंदे आएंगे, ठीक है ना। और विद इन द लॉ फ्रेम हम काम करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके। भाई मेरा सपना यही है कि कोई भी व्यक्ति लोन के कर्जे में दबाव में आके अपनी जान ना दे, प्लीज़। तो मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो बना के बताया है कि किस तरीके से आप बैंक से मुकाबला कर सकते हैं। बैंक रिकवरी आपसे करेगा, लेकिन लीगल प्रोसेस से करेगा, गुंडे भेज के नहीं करेगा। और लीगल का जवाब लीगल होता है। आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप लोन रीपे भी कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी भी गुजर कर सकती है। मान लीजिए आपका कोई बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, 11वीं में पढ़ता है, 3 साल का आपको ये कानूनी लड़ाई लड़ते हो गया, तो क्या होगा, आपका बेटा तब तक ग्रेजुएशन कर लेगा 4 साल में, 5 साल में, समझे, उसकी लाइफ बन जाएगी। जान दे दोगे तो क्या मिलेगा भाई। तो भाइयों, आप सभी की मदद के लिए तरुण श्रीवास्तव हमेशा खड़ा है। थैंक यू।